शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विद स्टेजेस एंड एंडेड टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस में पहले आपको बता ही चुका हूँ कि क्लर्जी और नोबिलिटी के पास क्या प्रिविलेजेस हैं, और जो थर्ड स्टेट था उसमें कैसे अलग अलग लेवल्स हैं, और जो ऊपर के लेवल के लोग थे वो नीचे के लेवल के लोगों को परेशान करते थे। अब बात की जाए दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food security। यानी कि समय समय पे छोटे मोटे रिवॉल्ट हुए थे कि भैया फूड कम हो रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, हमें कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। लेकिन बात ये थी कि जो थर्ड स्टेट में नीचे का तबका था, जो पीजेंट था, जो स्मॉल स्केल पीजेंट था, उसके पास ना इतनी ताकत थी, ना इतना दिमाग था, ना ही इतने संसाधन थे कि वो फुल स्केल मेजर ले सकें किसके लिए, अपने टैक्सेस को ना बढ़वाने के लिए। कहीं ना कहीं दोस्तों सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को बदलना है ना, तो थोड़े ताकतवर लॉर्ड को सामने आना पड़ेगा। और वो ताकतवर लॉर्ड कौन था? थर्ड स्टेट में जो सबसे ऊपर के लेवल के जो बिजनेसमैन थे ना, वो था वो ताकतवर लॉर्ड। आप अगर इस थर्ड स्टेट को देखो तो नीचे जो पीजेंट्स एंड आर्टिसंस और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडेड लेबर, सर्वेंट हैं, इनकी तो हालत बहुत खराब है। हालत थोड़ी बहुत ठीक थी बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स की। इनके दम पे ही ये बाकी जो पीजेंट्स थे वो कुछ कर पाते थे तो कर पाते थे, नहीं तो अपने दम पे तो उनके लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल थी। इसलिए थर्ड स्टेट में जो लोग प्रॉस्परस थे, जिनके पास एक्सेस टू एजुकेशन था, अच्छे आइडियाज थे, वही कुछ कर पाते थे नीचे के टायर के लोगों के लिए। फिर आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स उभर के आए जिनको बोला गया मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास थे, इन्होंने अपनी वेल्थ को कैसे एक्वायर किया? तो भैया ओवरसीज ट्रेड बढ़ रहा था उस समय पे, सिल्क टेक्सटाइल्स का काम बढ़ रहा था, वूलन कपड़े बाहर भेजे जाते थे, मंगवाए जाते थे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का इनकम लेवल था बढ़ रहा था। अभी क्लर्जी और नोबिलिटी और बिग बिजनेसेस का इनकम लेवल ज्यादा बढ़ रहा था, बट इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जब एक लिमिट से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, तो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास उभर के आती है। और यहां पे भी ऐसा हुआ, एक मिडिल क्लास यहां पे उभर के आई। तो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स ये तो पहले अमीर थे ही, साथ साथ थर्ड स्टेट में लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। अब आप देखो दोस्तों कि थर्ड स्टेट के अंदर जो ग्रुप था वो प्रिविलेज लॉट को बिलोंग नहीं करता था। प्रिविलेज लॉट वाले कौन थे? नोबिलिटी या क्लर्जी। उसके अलावा मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। अभी आप देखोगे दोस्तों जो बिल्कुल ही टॉप क्लास लोग थे थर्ड स्टेट में, उनसे थोड़ा नीचे पढ़े लिखे लोग उठ के ऊपर आए, जो बर्थ से प्रिविलेज नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका यह मानना था कि भाई सोसाइटी में कुछ भी होना चाहिए ना, तो वो मेरिट पे होना चाहिए। तो ये जो थर्ड स्टेट है, इसमें जो सबसे ऊपर का तबका है वो तो कुछ नहीं कर रहा था, बट इस ऊपर के तबके के और बिल्कुल नीचे के तबके के बीच में मिडिल क्लास तबका आया, जो कि ऊपर उठा और उसने बोला कि भाई मैं कुछ तो करूंगा। ये जो सरकारी जो राजा राज करके बैठा हुआ है, जो क्लर्बी और नोबिलिटी नीचे के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस एक्सप्लॉइटेशन को बंद करना जरूरी है। एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए जहां पे इक्वल लॉ हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सबको फ्रीडम मिले। और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास कुछ फिलोसफर्स की राइटिंग से प्रेरित था, जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो। जॉन लॉक, जीन जैक रूसो ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए थे। जॉन लॉक की अगर टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने बोला कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च है, ये गलत है। रूसो ने भी इस आइडिया को फॉरवर्ड किया और बोला कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जहां पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो लोगों के बीच में और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। फिर मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉस, उसमें मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए गवर्नमेंट में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर डिवाइड होनी चाहिए। अब आप देखो फ्रांस जैसी कंट्री लुई 16 के अंदर 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी दिलाई। वो जो 13 अमेरिकन कॉलोनी बनी, वहां पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों आए। तो भैया आपने अमेरिका को आजादी दिलाई और अमेरिका में ये फ्रीडम वाली चीजें आ रही हैं, और फ्रांस में आप चला रहे हो ये टोटलिटेरियन राज, तो ये कैसे चलेगा दोस्तों? तो कहीं ना कहीं अमेरिकन संविधान वाला ये जो इंडिविजुअल राइट का कंसेप्ट था, ये कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर सीप इन करने लगा। देखिए आइडियाज तो बहते हैं, आइडियाज को आप रोक नहीं सकते हो। एक आदमी ने दूसरे आदमी से बात की, दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी से बात की, तीसरे आदमी ने चौथे आदमी से बात की। अब आप एक एक बात को थोड़ा मॉनिटर करोगे, आप राजा हो, भगवान तो हो नहीं, ठीक है, भगवान तो कोई भी नहीं है। अब कोई डिवाइन हो जिसको हम लोग ना जानते हो तो बात अलग है, कोई ना कोई तो है ही जो दुनिया चला रहा। बट यहाँ पे जमीन पे जब इंसान अपने व्यू पॉइंट को दूसरे आदमी को कहता है, दूसरे आदमी को अगर व्यू पॉइंट अच्छा लगा, और अच्छा लगेगा ही, क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे वो सोसाइटी के कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस के चलते
कल्चरल हायरार्की के चलते सेग्रीगेटेड थे, एक्सप्लॉइटेड थे, तो उनको ये आइडियाज पसंद आएंगे। तो उनको लगेगा कि अमेरिका में तो भैया इंडिविजुअल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वहां पे तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यहाँ सब अलग अलग है, और यहाँ पे तो ये क्लर्जी नोबिलिटी हमारा खून चूसे है। ओके, तो इन फिलोसफर्स के आइडिया बाल काटने वाली दुकानों में, कॉफी हाउसेस में, बुक्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू बहुत तेजी से फैलने लगे, ठीक है। और कभी कभी ग्रुप्स में इनको बुलाया था, तो सबको पसंद आता था दोस्तों ये। और यहां पे लुइस 16 का एक डिसीजन आएगा। लुइस 16 बोलेगा कि मुझे टैक्सेस को बढ़ाना है, आई वॉन्ट मोर मनी, सो आई वॉन्ट टू इंक्रीज द टैक्सेस। अभी एक तरफ फ्रांस के लोगों के अंदर धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा है कि हमको आप बेसिक राइट्स भी नहीं दे रहे हो, हमारे हालात खराब चल रहे हैं, ये मिडिल क्लास गुस्से में आ रहा है। और उसके बाद लुइस 16 इन सबके बीच में प्लान क्या बना रहे हैं कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा। अब यहां पे कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं दोस्तों, इन अकाउंट्स को आप पढ़िए, अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम मतलब कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया ना 1789 से जो शुरुआत की, उससे पहले जो राज था उसको आप बोल सकते हो ओल्ड रिजीम। वहां पे कुछ इंस्टेंसेस दिए गए, मैं इंस्टेंसेस पढ़ना चाहूंगा। जॉर्ज डैंटन, who later became active in revolutionary politics, wrote to a friend in 1793, looking back upon the time when he had just completed studies। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है जॉन डैंटन 1793 में क्या बोला, हालांकि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, बट कहीं ना कहीं देखिए क्या बोल रहे हैं। ये एक रेजिडेंशियल कॉलेज में पढ़े, प्लेसीज नाम की जगह है फ्रांस में, इंपॉर्टेंट मैन की कंपनी में थे जब तक पढ़ रहे थे। जब तक पढ़ रहे थे सब कुछ अच्छा था, जैसे इनकी पढ़ाई खत्म हुई जॉन डैंटन की, इनकी हालत खराब हो गई। क्योंकि पढ़ाई के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, आप नौकरी ढूंढोगे। तो अगर आपने एक वकील की पढ़ाई की है, वकालत करी है, वकालत की पढ़ाई की है, तो आप वकील की नौकरी ढूंढोगे। लेकिन जब ये नौकरी ढूंढने निकले जॉन डैंटन, तो उनको कुछ मिला ही नहीं। इनको आर्मी में जॉब मिल नहीं सकती, क्योंकि आर्मी में केवल उन लोगों को नौकरियां मिलेंगी जो नोबल है, नोबिलिटी को बिलोंग करते हैं, या फिर जिनका कोई पैटर्न है। चर्च ने भी इनको लेने से मना कर दिया, क्योंकि चर्च की क्लर्जी ने अपने लोगों के बीच में पोस्टों को और भगवान की पूजा को बांट रखा है। इनको किसी भी लॉ कोर्ट में, किसी भी जुडिशियल एंटरप्राइज में नौकरी नहीं मिली। तो यहां पे जॉर्ज डैंटन बोल क्या रहे हैं कि भैया मैंने पढ़ाई तो कर ली, बट इस पढ़ाई का फायदा क्या, कि भाई मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं कि मैंने अपने पढ़े हुए टैलेंट को मैं यूज कर सकूं। तो ये बोल रहे हैं जॉर्ज डैंटन। उसके बाद एक इंग्लिशमैन है आर्थर यंग, ये क्या बोल रहे हैं, ट्रेवल थ्रू फ्रांस, ये फ्रांस में ट्रेवल किए 1787 से लेकर 1789 तक। और जब इन्होंने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया तो कैसे डिस्क्राइब किया, इन्होंने बोला एक ऐसा आदमी जो कि इंतजार करता है कि उसका खाना उसका स्लेव परसेगा, उसकी सारी सेवा उसकी स्लेव करेगा, और इतना कुछ करने के बाद भी अपने स्लेव को मारता है, पीटता है, गालियां देता है, उसको परेशान करता है। ओके, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस इंसान ने इंटेंशनली अपने आप को कुछ ऐसे लोगों की कंपनी में रखा है जो लोग उससे घृणा करते हैं। वहीं पे अगर देखिए आप दो तरीके के लोगों को हायर करो, मान लो आपने एक ए पर्सन को हायर किया, एक बी पर्सन को हायर किया। ए पर्सन को आप रोज मारते हो, रोज थप्पड़ मारते हो, रोज उल्लुओं की तरह काम करते हो, उसका शोषण करते हो, उसको गालियां देते हो, उसको परेशान करते हो। वहीं बी वाला जो इंसान है वो पूरी सेल्फ डिग्निटी के साथ काम करता है, आप उसका ध्यान रखते हो, उसको ठीक से तनख्वाह देते हो, उसकी बात को सुनता है। तो आपके रियल में इज्जत कौन करेगा, बी वाला। ए वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो यहां पे आर्थर यंग साहब यही बोल रहे हैं कि स्लेव्स को इल ट्रीट करके आप अपने ही दुश्मनों के बीच में रह रहे हो, और ये दुश्मनों का जब दिमाग घूमेगा ना, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आप खाना खा रहे हो और खाना खाते वक्त अपने विक्टिम की चीखें आपको सुनाई पड़ रही है और आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप इस बात के लिए तैयार रहो कि किसी ना किसी दिन हो सकता है आपकी बेटी किडनैप हो जाए और आपके सन का गला काट दिया जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप अपनी डेली मर्रा की जिंदगी में दूसरों के साथ भी यही कर रहे हो। अब यहां पे हम लोग शुरू करेंगे आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। पहली डेट 1774, लुई 16 राजा बने फ्रांस के, ट्रेजरी खाली थी, ओल्ड रिजीम की जो सोसाइटी जिसमें डिसकंटेंट बढ़ रहा था, लोग भूखे नंगे हाहाकार कर रहे थे। 1789 में एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। थर्ड एस्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, एक नई नेशनल असेंबली बनाई गई। बैस्टिलियो को स्टॉर्म किया गया, पीस एंड रिवॉल्व्स हुए कंट्री साइड में। 1791 में क्या हुआ भैया, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया ताकि किंग की पावर को लिमिट किया जा सके, ह्यूमन बींग्स को बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए जा सके। 1792-93 में फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, नाम का रिपब्लिक था। किंग को गिलोटीन कर दिया गया, जैकोबिन रिपब्लिक को उठा के बाहर फेंक दिया। इसी जैकोबिन रिपब्लिक ने किंग को गिलोटीन किया था, और जैपिक रिपब्लिक के फाउंडर को भी फिर गिलोटीन कर दिया गया। डायरेक्टरी रूल कर रही थी फ्रांस में। 1804 में नेपोलियन एम्परर बना फ्रांस में, हालांकि बना वो 1804 में, बट राज बहुत पहले से कर रहा था वो। यूरोप के बहुत से पार्ट्स ने किया, फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया। इन सब चीजों को मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी के लिए मेन टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन की अगर बात की जाए, इसकी शुरुआत करें, देखिए लुई 16 को टैक्सेस बढ़ाने थे। अब फ्रांस का जो ओल्ड रिजीम था ना,
उसमें मोनार्क के पास पूरी ताकत नहीं थी कि वो बैठे बैठे टैक्स बढ़ा दे। 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट की तो नहीं चलती थी उतनी, बट फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की बहुत चलती थी। क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों की चलती थी। नोबिलिटी तो रूलिंग क्लास ही थी, और क्लर्जी भाई रिलीजन था, तो रिलीजन का इंटरफेरेंस काफी होता था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो भाई मोनार्च को टैक्स बढ़ाना था, इसलिए मोनार्च ने स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई, जहां पे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और तीनों स्टेट्स है। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी, जहां पे तीनों स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा करते थे। समय समय पे मोनार्च इन मीटिंग्स को बुलाता था, और ये मोनार्च पे डिपेंड करता था कि वो स्टेट जनरल की मीटिंग को कब बुलाना चाहता था। 5 मई 1789 को ली 16 ने असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की। वहां पे प्रपोजल क्या था कि भाई टैक्स बढ़ाना है, चूंकि ट्रेजरी खाली हो चुकी है, अमेरिका में वॉर लड़ते लड़ते फ्रांस गरीब हो चुका है, तो भैया हमें पैसा चाहिए, तो टैक्स बढ़ाना है। तो वर्साइली में एक हॉल को भरा गया, डेलीगेट्स वहां पे आके खड़े हुए। तो फर्स्ट स्टेट के 300 डेलीगेट्स, सेकेंड स्टेट के 300 डेलीगेट्स और थर्ड स्टेट के 600 डेलीगेट्स। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के डेलीगेट्स आपस में एक दूसरे के सामने बैठे कुर्सियों पे, चेयर्स पे, और थर्ड स्टेट के डेलीगेट वो घेर के पीछे खड़े हुए थे। मतलब थर्ड डेलीगेट्स के लिए बैठने की जगह नहीं है। तो यहां देखिए दोस्तों कि अगर आपको माउस का पॉइंटर दिख रहा हो, तो आपको ये नजर आ रहा है, जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं, यहां पे लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ लोग बैठे हुए हैं, और बाकी बैकग्राउंड में देखो तो आपको लोग खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल सेंटर में आगे कौन बैठा है? राजा बैठा हुआ है। ओके, तो ये था, मतलब कि थर्ड स्टेट के लोगों को बैठने तक नहीं दे रहे हैं। अब एक बात और बता दूं, थर्ड स्टेट से जो लोग आते थे ना रिप्रेजेंटेटिव्स, वो पढ़े लिखे होते थे, प्रॉस्पेरस होते थे, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, इस टाइप के लोग आते थे। जो गरीब कैटेगरी के लोग थे ना, पीजेंट, आर्टिसेंट्स और वुमेन, इनको तो असेंबली में एंट्री भी इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड स्टेट वालों ने भी दिमाग लगा दिया। कौन सा थर्ड स्टेट वाले? जो कि अमीर तबके के। गरीब क्या ही दिमाग लगाएगा। तो अमीर तबके के लोग गरीब तबके के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। उनको पता था थर्ड स्टेट की आबादी सबसे ज्यादा है, फ्रांस का अगर कोई सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है तो ये थर्ड स्टेट है। तो भैया 40,000 चिट्ठियां लिखी गई थी थर्ड स्टेट के गरीब लोगों के द्वारा। उन चिट्ठियों को लेके आए थे थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अब यहां पे जब टैक्सेस को बढ़ाने की बात आई, तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, पहले क्या होता था कि हर स्टेट का एक वोट होता था। मोनार्च ने बोला कि इस बार भी हर स्टेट का एक वोट, लेकिन ये करने से थर्ड स्टेट ने मना कर दिया। ठीक है, थर्ड स्टेट ने क्या बोला कि वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। अब आप देखिए दोस्तों, 300 मेंबर्स क्लर्जी के, 300 मेंबर्स नोबिलिटी के, 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के। ज्यादातर जो जनता है देश की वो कहां पे? थर्ड स्टेट में है। लेकिन पहले होता क्या था कि भाई क्लर्जी का एक वोट, नोबिलिटी का एक वोट, यानी फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट का एक एक वोट, और थर्ड स्टेट का एक एक वोट। थर्ड स्टेट वाले ने बोला एक एक वोट कैसे भाई, हमारे 600 मेंबर्स हैं, हम पूरी पॉपुलेशन की मेजॉरिटी हैं, आप तो भाई माइनॉरिटी में हो, तो भैया हमारे को तो आपको ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव देनी पड़ेगी। यानी हमारे 600 लोग वोट डालेंगे, आपके 300 लोग वोट डालेंगे, फिर जो मेजॉरिटी आएगी उस हिसाब से चीजें होंगी। लुई 16 ने करने से मना कर दिया। ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की मांग की थी ना यहाँ पे थर्ड स्टेट वालों ने, ये किसके हिसाब से की थी? पॉलिटिकल फिलोसफर थे रूसो, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये डिमांड थी थर्ड स्टेट वालों की, जिसको मानने से लुई 16 ने मना कर दिया। और जब लुई 16 ने प्रपोजल से मना कर दिया, तो ऑब्वियसली बात, थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स है ना, वो वॉकआउट कर जाएंगे असेंबली से। जब ये असेंबली से वॉकआउट कर जाएंगे, उसके बाद ये रिप्रेजेंटेटिव्स बोलेंगे कि भैया थर्ड स्टेट रिप्रेजेंट्स द मेजर पॉपुलेशन ऑफ द फ्रेंच नेशन, इसलिए 20 जून को एक इंडोर टेनिस कोर्ट में मिलेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ वर्साइले। अच्छा, ये इंडोर टेनिस कोर्ट में मिलने से पहले ये लोग फिर से लुई 16 से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हॉल में पहुंचे थे, और वहां पे लुई 16 ने ताला लगा दिया। मतलब कि ये बात करने आ रहे हैं, ये लोग लुई 16 से अलग से बात करना चाह रहा हूं, लुई 16 बोल रहा है कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। तो जब इनको पता चला कि ये मोनार्च और ये जो क्लर्जी नोबिलिटी है सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हमारी मदद नहीं करेंगे, तो वर्साइली की ग्राउंड पे टेनिस कोर्ट में ये लोग मिले, और टेनिस कोर्ट में इन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई। और नेशनल असेंबली में ये बोला गया कि जब तक हम अपना खुद का संविधान नहीं बना लेते जहां पे मोनार्च की ताकत कम हो, क्लर्जी और नोबिलिटी की ताकत कम हो, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और ये जो नेशनल असेंबली बनी, इसको लीड किया मीराबू और अबे सिबेस ने। मीराबू एक नोबल फैमिली के थे। नोबल फैमिली के होने के बावजूद भी इनका मानना था कि इक्वलिटी होनी चाहिए। जो फ्यूडल प्रिविलेज के नाम पे फ्रेंच सोसाइटी को बांट रखा है, ये गलत है। उसके बाद आप देखोगे कि मीराबू जनरल निकालते थे, पावरफुल स्पीचेस देते थे वर्साइली में। अबे सिबेस ये एक प्रीस्ट थी, इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा
जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। तो अबेसीज और कहीं ना कहीं मिराबो इन्वॉल्व थे। किस लिए? ये लोग चाहते थे कि भैया ये जो थर्ड स्टेट थे इनको अपनी राइट्स मिले। फिर आप देखिए जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब ये टेनिस कोर्ट ओथ ले रहे थे, और टेनिस कोर्ट ओथ क्या है? टेनिस कोर्ट ओथ ये है कि हम नेशनल असेंबली बना रहे हैं और हम अपने कॉज को तब तक डायल्यूट नहीं करेंगे जब तक हम एक नया संविधान ड्राफ्ट नहीं कर देते। अभी थर्ड स्टेट के दौरान जब ये टेनिस कोर्ट ओथ ली गई, उस समय पे असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? नेशनल असेंबली की बैली, और ये सेंटर में खड़े होकर टेबल पे ओथ दिलवा रहे हैं। यहां देखिए बीच में खड़े हैं बैली साहब, बाकी सब लोग हाथ उठा के क्या कर रहे हैं? ओथ ले रहे हैं यहां पे। तो ये टेनिस कोर्ट ओथ है। ये नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस में हंग करने की बात की गई थी, यानी कि ये जो पोर्ट्रेट बनाई गई थी बाद में जो नेशनल असेंबली बनी थी टेनिस कोर्ट ओथ के बाद, उसमें हंग करने की बात की गई। तो आप यहां पे देखिए दोस्तों, नेशनल असेंबली में क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हो रही है। थर्ड एस्टेट के जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं, और वहीं फ्रांस में जो सबसे गरीब तबका है वो बिल्कुल ही रेस्टलेस हो रहा है। भाई गंदा विंटर आया था तो क्रॉप अच्छी हुई नहीं, ब्रेड जो उनकी स्टेपल ये है क्रॉप है उसके दाम बढ़ गए। बेकर्स ने सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, चीजों की होर्डिंग शुरू कर दी, दाम को और महंगा कर दिया। कहीं ना कहीं लोग नाराज थे, वुमेन गुस्सा थी, शॉप्स के बाहर घंटों खड़े रहो, कुछ मिलता नहीं तो जबरदस्ती तोड़ के शॉप्स के अंदर घुस गए। तो ओवरऑल एक केओस की सिचुएशन बन रही थी, और इस केओस की सिचुएशन में सिटी के अंदर, पेरिस के अंदर किंग ने ट्रूप्स मंगवा लिए। फाइनली 14 जुलाई को लोगों को गुस्सा आया, बेस्टिले प्रिजन को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि वहां पे कुछ एम्यूनिशंस को बरामद किया जा सके, बट एक्चुअली में एम्यूनिशंस मिले नहीं। इस चीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा दोस्तों, अभी के लिए मैं वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।